वीडी सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुब्बारे में छेद कर दिया है, वो भी बहुत बड़ा वाला। जी हां, भरी अदालत में सावरकर के पोते ने सावरकर के बारे में जो बताया है, उसने बीजेपी आरएसएस का न सिर्फ वर्तमान बल्कि भूत और भविष्य भी डिस्टर्ब कर दिया है। कहां तो ये लोग कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कि कांग्रेस ने सावरकर की कुर्बानियों और उपलब्धियों को दबा दिया, इतिहास को दबा दिया, हमें पढ़ाया नहीं, हमको बताया नहीं। लेकिन अभी जो बात सामने आई है उसे सुनने के बाद यही भाजपाई लोग मन मन सोच रहे होंगे कि बेहतर था कांग्रेस ने यदि दबा दिया था, तो बात दबी रहती तो अच्छा था, खुल गई तब तो झूठा नहीं बोल पाएंगे। बार बार यह आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास कोई राजनीतिक पूर्वज ऐसा है नहीं जो आज़ादी की लड़ाई में मजबूती से लड़ा हो, जिनका नाम लेकर ये लोग राजनीति कर सकें। लेकिन शायद इसीलिए कभी कांग्रेस से पटेल को चुराने की कोशिश होती है और कभी वीडी सावरकर जैसे लोगों को हीरो बनाने की कोशिश होती है। यानी इतिहास नहीं है तो वर्तमान में इतिहास लिख देंगे, क्योंकि झूठ फैलाने का सिस्टम जो बहुत मजबूत है। लेकिन अब अदालत के भीतर जो खुलासा हुआ है वो मोदी शाह की बीजेपी और आरएसएस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, इन दोनों लोगों ने किस तरीके से सावरकर का खूब महिमा मंडन किया, उन्हें अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बराबर में खड़ा करने का प्रयास किया, बल्कि उनसे आगे करने का प्रयास किया। और इसके बाद देखेंगे कि अभी खुलासा क्या हुआ है, सावरकर के पोते ने क्या स्वीकार किया है और कैसे यहां तक स्वीकार कर लिया है कि जब सावरकर कथित रूप से झुक रहे थे तब कई स्वतंत्रता सेनानी छाती तान के अंग्रेजों के सामने खड़े थे। मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। कम से कम 10 भक्तों तक यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए टन से। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 26 फरवरी 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय पर संसद के सेंट्रल हॉल में स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर दास सावरकर का पोर्ट्रेट का अनावरण किया गया, यानी तस्वीर लगाई गई। तो ये समझिए कि ऐसे लोगों का महिमा मंडन बीजेपी आरएसएस की पुरानी प्लानिंग रही है, क्योंकि अपना ऐतिहासिक महत्व भी तो दिखाना है, चाहे भले ही 3, 5, 18 करके दिखाना पड़े। इसके बाद आ जाइए साल 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में सावरकर को भारत रत्न देने का प्रस्ताव रखा। हालांकि दिया नहीं। बीजेपी ने वादा तो किया, सरकार भी बनी, कई बार बनी, लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया ये वही लोग बता सकते हैं। इसके बाद आ जाइए साल 2023 में कोविड महामारी के दौरान सरकार नई संसद बना रही थी और इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। यही तारीख सावरकर की 140वीं जयंती भी थी। इस तारीख के चुनाव को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए और इसे सावरकर के प्रतीकात्मक महिमा मंडन के रूप में देखा गया। नई संसद के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा स्पीकर और कई केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों ने पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में सावरकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि दी। 28 मई 2023 को यानी सेम डे मन की बात के 101वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने सावरकर को ग्रेट फ्रीडम फाइटर कहा। उन्होंने कहा कि सावरकर के बलिदान, साहस और रिजॉल्व की कहानियां आज भी प्रेरित करती हैं। मोदी ने कहा कि वे अंडमान की उस सेल को भूल नहीं सकते जहां सावरकर ने काला पानी की सजा काटी थी। 18 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। हालांकि एयरपोर्ट का ये नाम पुराना था, लेकिन 2023 में उसे नए बड़े नेशनल प्रोजेक्ट की तरफ पेश किया गया। खबरों के अनुसार पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का नाम भी साल 2002 के आसपास ही वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया था। अब 2002 में देश में किसकी सरकार थी ये बताने की जरूरत तो है नहीं। इसके बाद सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया। यहाँ भी सावरकर का जिक्र जोर शोर पर किया गया। साल 2023 के एक सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसी धरती पर सावरकर और उनके जैसे अनेक नायकों ने देश के लिए तपस्या और बलिदान की ऊंचाई छुई, यानी महिमा मंडन किया गया। साल 2024 के दिसंबर महीने में लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने सावरकर का बचाव करते हुए कहा कि वीर शब्द किसी पार्टी या सरकार ने नहीं लगाया, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों ने उनके अद्वितीय साहस के कारण उन्हें सम्मान के रूप में दिया है। कहा गया कि स्वतंत्रता संघर्ष में 1857 से 1947 के बीच केवल सावरकर को 2 बार लाइफ सेंटेंस मिली। हालांकि ध्यान रखिएगा,
दिया। अमित शाह जो दावा कर रहे हैं कि भारत में 140 करोड़ लोगों ने सावरकर को वीर की उपाधि दिया, लेकिन सावरकर के पोते कुछ और ही बता रहे हैं। अभी उस पर आते हैं। साल 2026 के सरकारी रिलीज में सावरकर को टावरिंग फिगर और रेसिस्टेंट का प्रतीक बताया गया। भाजपा नेता बार बार सावरकर की बड़ी भूमिका देश की आजादी में बताते रहते हैं। हर साल प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकारी स्तर पर जयंती पुण्यतिथि पर ट्रिब्यूट जारी होते हैं। तो अब तक आपने समझा और देखा कि वर्तमान भाजपाई सत्ता और इसके पहले वाले भी भाजपाई सत्ता ने किस तरीके से सावरकर को किस रूप में स्थापित करने का प्रयास किया और कुछ हद तक स्थापित कर भी लिया। लेकिन अब आ जाइए ये देखने कि पुणे की अदालत में क्या हुआ है। आपको बता दें कि वीर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और आरोप लगाया था कि मार्च 2023 में लंदन में राहुल गांधी ने एक भाषण दिया और इसमें उन्होंने सावरकर को लेकर गलत बयान दिया, अपमानजनक बातें कही। कथित रूप से राहुल गांधी ने कहा था कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा कि वे 5-6 दोस्तों के साथ एक मुस्लिम व्यक्ति को पीट रहे थे और इससे उन्हें खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। सावरकर के पोते ने कहा कि ऐसी कोई किताब सावरकर ने कभी नहीं लिखी, यह आरोप झूठा है। अब इसी केस के मामले में सुनवाई के दौरान 15 जून 2026 को पुणे की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में सत्यकी सावरकर का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, यानी सवाल जवाब हुआ। राहुल गांधी की तरफ से वकील मिलिंद पवार ने सवाल पूछे। यह सुनवाई स्पेशल जज अमोल सिंधे के सामने हो रही थी। इसी क्रॉस एग्जामिनेशन में सत्यकी सावरकर ने माना कि विनायक दामोदर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं बल्कि 10 क्लेमेंसी पिटीशन यानी सजा कम करने या रियायत मांगने या फिर मर्सी पिटीशन की अर्जियां दिया था। एक बार फिर से सुनिए, विनायक दामोदर सावरकर के पोते ने भरी अदालत में स्वीकार किया है कि सावरकर ने अंग्रेजी सरकार को यानी अंग्रेजों को 10 बार मर्सी पिटीशन दिया था, उनकी सजा कम कर दी जाए, उन्हें रियायत दे दी जाए। सावरकर के पोते ने यह भी कहा कि इन पिटीशंस के रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध है, आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड में सब कुछ है। हालांकि साथ ही साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि इन पिटीशंस की भाषा को ब्रिटिश सरकार के सामने झुकना या ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी जताना कहना ठीक नहीं होगा। इन याचिकाओं की भाषा आधिकारिक प्रशासनिक नेचर की थी। सावरकर के इन 10 मर्सी पिटीशन के बचाव में उनके पोते ने यह भी कहा कि ब्रिटिश शासन में ऐसी याचिका लगाना यानी रियायत मांगना, सजा में छूट मांगना एक रेगुलर प्रोसीजर था। यह कोई अवैध या अनयूजुअल बात नहीं थी। केवल सावरकर ही नहीं बल्कि कई अन्य कैदी भी थे जो इस तरह की पिटीशन देते थे, याचिका लगाते थे। पोते सत्यकी ने कहा कि सावरकर ने सिर्फ अपनी रिहाई ही नहीं बल्कि अंडमान जेल में लंबे समय से बंद दूसरे कैदियों की रिहाई की भी बात किया था। सावरकर के पोते का यह भी कहना है कि ब्रिटिश सरकार ने सावरकर के पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था। उन्हें लगता था कि अगर सावरकर को रिहा किया गया तो फिर से ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होंगे और अंग्रेजी सरकार के लिए खतरा बनेंगे। इधर राहुल गांधी की टीम की तरफ से यह सवाल बार बार रखा गया कि एक तरफ सावरकर लगातार 10 बार मर्सी पिटीशन लगा रहे थे, अंग्रेजी सरकार से रियायत मांग रहे थे, जबकि उसी दौर में कई क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार से कोई माफी या क्लेमेंसी नहीं मांगी। अब यहीं पे सावरकर के पोते थोड़ा सा फंसते हुए नजर आए। यानी पहले तो उन्होंने कहा था कि खाली सावरकर ही अंग्रेजों की से इस तरह की रियायत नहीं मांग रहे थे, सजा कम करने की बात नहीं कर रहे थे, याचिका नहीं लगा रहे थे, बल्कि अन्य कैदी भी थे। लेकिन बचाव पक्ष ने जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों के बारे में सवाल पूछा तो सावरकर के पोते को यह स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी भी थे जिन्होंने अंग्रेजी सरकार को कोई क्लेमेंसी पिटीशन यानी सजा कम करने या रियायत मांगने की कोई पिटीशन नहीं दिया था। जैसे राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, सुखदेव, ये लोग सब कुछ झेलते रहे, लेकिन कोई माफीनामा, कोई याचिका, कोई मर्सी पिटीशन अंग्रेजी सरकार के सामने नहीं रखा। सावरकर के पोते ने स्वीकार किया कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपने सिद्धांतों और विचारधारा पर अंत तक डटे रहे और ब्रिटिश सरकार से कोई समझौता नहीं किया। यानी ये कहना कि बहुत सारे लोग ब्रिटिश सरकार से कथित माफी मांग रहे थे या सजा कम करने की याचिका लगा रहे थे तो सावरकर ने भी लगा दिया, ये कहीं ना कहीं गलत नजर आता है। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन अंग्रेजों से न तो माफी मांगा, न झुके, न कोई समझौता किया और पेंशन लेना तो बहुत दूर की बात है। अदालत के भीतर इसी क्रॉस एग्जामिनेशन में एक सवाल यह भी उठा कि अगर सावरकर ने 10 बार ऐसी पिटीशन दी थी तो क्या उन्हें वीर कहा जाना विरोधाभासी नहीं है? जिस अंग्रेजी सरकार से लड़ते हुए बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवा दिया, मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, यदि कोई एक बार नहीं बल्कि 10 बार लगातार सजा कम करने की याचिका लगातार लगाता रहे तो क्या ऐसे व्यक्ति को वीर कहा जाना सही है? इस पर सावरकर के पोते कहते हैं कि सावरकर को वीर कहे जाने की शुरुआत अंडमान जेल भेजे जाने से पहले ही हो चुकी थी। गदर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े एक पब्लिकेशन में सावरकर को वीर कहा गया था, ऐसा उन्होंने दावा किया। अब लोग सवाल ये करने लगे हैं कि पहले भले ही वीर कह दिया गया हो किसी पब्लिकेशन में, हालांकि पब्लिकेशन किसकी थी वो भी देखना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल
बाद में जब एक दो नहीं बल्कि 10 कथित माफीनामे या सजा कम करने की याचिका सावरकर की तरफ से लगाई गई, तब भी क्या इनको वीर कहा जाना चाहिए? अब याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भरी संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों ने सावरकर को वीर कहा, जबकि सावरकर के पोते कह रहे हैं कि एक गदर पब्लिकेशन ने उनको वीर कहा था, वो भी जेल जाने से पहले। और समझने वाली बात यह है कि उस समय जनता ने एक तो कहा नहीं था, दूसरे उस समय जनता भी 140 करोड़ नहीं थी। सावरकर के पोते ने यह भी कहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने के अगले दिन सावरकर ने भगत सिंह पर कविता लिखी और उन्हें वीर कहा था। अब भाई, जो बिना माफी मांगे देश के लिए फांसी चढ़ जाए, उन्हें क्या किसी के द्वारा वीर कहे जाने की जरूरत है? किसी की कविता की जरूरत है? वो तो वीर थे, इसलिए बिना माफी मांगे फांसी तक चले गए। यानी सावरकर के पोते ये तर्क दे रहे हैं कि सावरकर ने दूसरे क्रांतिकारियों का भी सम्मान किया। बहरहाल, सावरकर के पोते सत्यकी ने कोर्ट में कहा कि सावरकर के जितने भी 10 पिटीशन हैं, ये सब सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध है। यानी राहुल गांधी और विपक्षी गुट की तरफ से सावरकर के पिटीशंस को अक्सर अंग्रेजों से माफी या सरेंडर के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन उनके पोते का कहना है कि पिटीशन की भाषा ऐसी नहीं थी कि इसे सरेंडर या माफी कहा जाए, और न ही अंग्रेजी सरकार के प्रति उन्होंने कोई लॉयल्टी व्यक्त किया था। यह ऑफिशियल प्रोटोकॉल वाली भाषा थी। अब आप दर्शक खुद अपने आप से अंदाजा लगा लीजिए कि पूरा मामला क्या रहा होगा। जिस दौर में एक व्यक्ति एक दो बार नहीं बल्कि 10 बार दया याचिका लगाते हैं, वीर उन्हें कहा जाना चाहिए, या फिर जिन्होंने एक बार भी दया याचिका लगाए बिना अपने प्राणों की आहुति दे दी, फांसी पर झूल गए, वीर उन्हें कहा जाना चाहिए? तो कुल मिलाकर आपने देख लिया कि किस तरीके से वर्तमान सत्ताधारी लोग यानी बीजेपी आरएसएस के लोग कभी कथित रूप से नकली और कभी गलत इतिहास लिखकर अपना स्वतंत्रता सेनानी खड़ा करने की कोशिश करते हैं, यानी भौकालबाजी करते हैं, और कभी कांग्रेस पार्टी के स्वतंत्रता सेनानियों को चुराने की कोशिश करते हैं। ये दोनों ही आरोप उन पर बार बार लगते हैं। जब कोई अपना नहीं मिलता तो नेहरू पटेल के बीच झगड़ा दिखा के पटेल को अपना बता लो। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।